हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी का मैं वेलकम करता हूं एक्सपेंशन पाथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नंदन पांडे अगेन मैं आ चुका हूं आप लोगों को इस वीक का, मतलब इस मंथ का जो मैं वीक वाइज स्प्लिट कर रखी है मैंने करंट अफेयर्स, वो है 7 to 14 जून 2016 का। और ये करंट अफेयर्स बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक डेटा को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और दीज कम्पिटिटिव current affairs are very useful for the examination of one day exam, SSC, banking, railway, PCS and other state PCS and all competitive exam like CLAT, CUT, जितने भी एग्जाम हैं उनका आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इस वीकली करंट अफेयर्स। मैं एक पूरा सीरीज चलाऊंगा, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, देन इजिली मैं उसको डील करूंगा, ठीक है बेटा? तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई कंसर्न हो, आप पूछ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे यार, ताकि और मैं एनर्जेटिक तरीके से इस डेटा को प्रिपेयर करूं, क्योंकि बहुत लिटरली बहुत हार्ड वर्क लगता है इस डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रिपेयर करना और आपके सामने रखना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। तो वाई वी नीड टू स्टडी करंट अफेयर्स? तो करंट अफेयर्स एक चीज और है, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, आइदर हिंदी इंग्लिश जो भी है, उसको एक बार रीड करने का एक बार एफर्ट्स दो। यूजली घर में न्यूज़पेपर आता ही होगा, बट आई वुड से दोज स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, उनका सबसे अच्छा उपाय है नंदन पांडे, जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और इस चैनल पे एक्सपेंशन पाथवे एकेडमी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्लैट, CUT एंड जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं आपके लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन का भी आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो बेटा आगे शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम द 7th और टू 14th जून। तो इसमें क्या हुआ, जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहे होंगे वो सारे इंसिडेंट जो है आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहा बेटा वो है टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड। पहला, इसको अगर हम ऑर्डर वाइज में ले तो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो है दैट इज कॉल्ड एज ए ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जनवरी के मंथ में होता है, मैं नाम ले रहा हूं ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है मेलबर्न में होता है। और मेलबर्न में इन द मंथ ऑफ जनवरी वहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है ना बेटा, ये दूसरा ग्रैंड स्लैम माना जाता है। थर्ड ग्रैंड स्लैम जो है दैट इज कॉल्ड एज ए विंबलडन एंड फोर्थ एंड लास्ट ग्रैंड स्लैम दैट इज कॉल्ड एज ए अमेरिकन एंड US ओपन। तो क्या हुआ, मीरा एंड्रीवा रसिया की जो थी, सी वॉन फ्रेंच ओपन 2026 वुमेन सिंगल, ठीक है? और उसने डिफीट किया माजा चौवलिनिस्का स्विट्जरलैंड की, जो उसको डिफीट किया एंड सी वॉन फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स। और ये कहाँ, जो फ्रांस की जो टेनिस कोर्ट है उस कोर्ट को रोनाल्ड गैरोस कहा जाता है, ठीक है? ये पेरिस में होता है, कॉलेसन रोनाल्ड गैरोस, पेरिस में हुआ 2026 का ये फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स इसी जीती। एट द सेम टाइम अलेक्जेंडर जेरोव won the French Open 2026 men's single titles defeating Flavio Cobollo क्ले कोर्ट ऑफ रोनाल्ड गैरोस। तो कोर्ट का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट आया। एक कोर्ट जो है बेटा, उस कोर्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एक कोर्ट है हार्ड कोर्ट, ठीक है? उस कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कोर्ट। एक कोर्ट जो है उसको बोलते हैं, एक है हार्ड कोर्ट, ध्यान रखना, हार्ड कोर्ट। दूसरा है क्ले कोर्ट। थर्ड जो है बेटा ग्रास कोर्ट। फोर्थ जो है वो है रोनाल्ड गैरोस, ठीक है? रोनाल्ड गैरोस जो है वो, इसको बड़ा फेमस जगह है दैट इज कॉल्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं लाल बजरी का मैदान। और एक बहुत फेमस प्लेयर है राफेल नाडाल, उसको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, ठीक है? रोनाल्ड गैरोस एक कोर्ट का नाम है। उस कोर्ट में एक्चुअली में क्या है, रेड कलर के सैंड को स्प्रेड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रोनाल्ड गैरोस उसका नाम रखा गया। हम इंडियंस उसको रोला गौरा कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, एज यू नो, हमारा एक बहुत बेहतरीन चेन्नई का, तमिलनाडु का एक टेनिस प्लेयर है आर प्रगनंदा, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस 2026 टाइटल वो जीत लिया। और वो सबसे कम एज का वो प्लेयर बना, डिफीटिंग विंसेंट
कीमर जर्मनी का जो प्लेयर था उसको ये डिफीट किया। एज यू नो ये बहुत ज़्यादा इसने पॉपुलरिटी है इसका, और इसकी मदर और इसकी सिस्टर इसके साथ रहती है, और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहा, न्यूज़ में रहा कि आर प्रज्ञानंदा ही वॉन सेवरल टाइम्स ऑफ चेस। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, किसी गेम था मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें इसके अगेंस्ट कुछ रेसिकल एब्यूज़ भी यूज़ किए गए थे, लेकिन पूरी इंडिया जो है इसके साथ स्टैंड बाय हो गया। और वो जो मैग्नस कार्लसन, ऐसे कुछ प्लेयर का नाम था मैग्नस कार्लसन, उसने इसके साथ शायद वो टेबल पटकते क्योंकि इसको डिफीट करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगला पॉइंट है बेटा, इंडिया बॉर्न द सैफ जो है साउथ एशियन फुटबॉल, जितने भी सार्क कंट्री है ना, एक कंट्री का नाम लिया मैंने बेटा सार्क। तो सार्क कंट्री जो है ना, SAARC, सार्क कंट्री जो है, ध्यान रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क कंट्री है। इस सार्क कंट्री में नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें ना 8 कंट्री हैं। एक कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है बेटा, नेपाल, उसके बाद है बांग्लादेश, मालदीव्स, उसके बाद है मालदीव 3, 2, 5, उसके बाद आ गया श्रीलंका, एंड लास्ट जो है अफगानिस्तान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक कंट्री और है जिसको हम बोलेंगे भूटान। ये सभी 8 कंट्री, ध्यान रखना, ये सार्क मेंबर्स हैं। दीज आर द कॉल्ड एज ए साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। इन सभी कंट्री के ये मेंबर्स हैं। इनका क्या होता है, एक गेम है कॉल्ड एज सैफ, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 जो है, इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश को 3-1 से डिफीट करते हुए, ठीक है, डिफीट करते हुए इंडियन वुमेन टीम ने क्या किया, इस गेम को जीत ली। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम बोन अंडर 18 एशियन कप 2026, और उसने क्या किया, जापान को अंडर 18 जो है, ठीक है, अंडर 18 एशियन कप उसने जापान को डिफीट किया 4-1 से। कहां पे, जापान, और ये इंडिया का 3rd मेडल है, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा किमी एंटोली, उसने क्या किया, मर्सिडीज टीम से ड्राइवर था, उसने फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्री, इसको बोलेंगे मोनाको ग्रैंड प्री 2026, और इसने क्या किया, लुइस हैमिल्टन, बहुत फेमस रेसर है, लुइस हैमिल्टन, उसको डिफीट करते हुए ये मेडल जीता, वो ग्रैंड प्री जीता। इंडिया रिकॉर्डेड बिगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट विक्ट्री, और उसने अफगानिस्तान को, अभी आपने देखा होगा, अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरीके से एक इनिंग और 300 से ज़्यादा रनों से डिफीट कर दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा विक्ट्री मार्जिन आप बोल सकते हो, टेस्ट में विक्ट्री मार्जिन में इंडिया ने उसको अफगानिस्तान को डिफीट किया, ठीक है बेटा। उसके बाद है निशा शशि कुमार, 16 एज की है, तमिलनाडु, बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल्स टू समिट और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो निशा शशि कुमार, 16 साल की लड़की, सी बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट एंड वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल, और उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट वाया नेपाल डेंजरस साउथ रूट्स जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली है, वो पहली इंडियन बनी। उसके बाद है एज यू नो, मैं पहले यार RCB का बहुत बड़ा फॉलोअर था, लेकिन मैं इस लड़के की वजह से ना आई बिकम द फॉलोअर ऑफ RR, वैभव सूर्यवंशी। उसने 15 साल 71 डेज में वो इंडिया का इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का जो सीनियर वाला है उसमें इंडियन नेशनल क्रिकेट स्क्वाड का मेंबर बन गया, और आई थिंक इंग्लैंड और आयरलैंड की आने वाली जो टीम है उसके लिए वो मेंबर बना। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर जो थे उनका, ही वॉज आई थिंक 16 ईयर ओल्ड, देन ही बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको मान सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए। उसके बाद है बेटा सृष्टि कर्णन, बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 13 टेनिस प्लेयर। उसका जो रैंकिंग होता है टेनिस का, फीडे जो है वो टेनिस रैंकिंग में ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गया। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, ये स्पोर्ट्स का सारा कैटेगरी बता रहा हूँ, इंडिया टॉप एट द मेडल टैली द फर्स्ट वर्ल्ड योगा आसना। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 हेल्ड इन अहमदाबाद में योगा डे सेलिब्रेशन और वर्ल्ड योगा कंपटीशन हुआ। तो एज यू नो 21st ऑफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं 21st ऑफ एक मिनट बेटा, एक मिनट,
मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मुझे 1 मिनट। तो 21 ऑफ जून एवरी ईयर, ठीक है, 21 जून एवरी ईयर क्या होता है कि इंडिया में 21 जून एवरी ईयर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उस योगा डे सेलिब्रेशन में क्या हुआ कि उस योगा डे सेलिब्रेशन में क्या हुआ कि इंटरनेशनल योगा ओलंपिक जैसा एक इवेंट आयोजित किया गया अहमदाबाद में। और उस अहमदाबाद के उस इवेंट में क्या हुआ कि उस अहमदाबाद के इवेंट में इंडिया का जो टैली है वो सबसे ज़्यादा रहा। वर्ल्ड फर्स्ट योगा चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन, और इंडिया ने 114 मेडल को जीता। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी घटना घटी। आपने एक लेडी का नाम सुना होगा, वो टेनिस शूटर है मनु भाकर। उनके जो कोच थे वो खुद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके थे, जसपाल राणा। और जसपाल राणा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी रिसेंटली, और उनकी अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 49 उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जसपाल राणा बहुत ही ज़बरदस्त शूटर थे, और इन्होंने खुद ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में ही वॉन, जानता हूँ मैं इनको। जसपाल राणा, उन्होंने लेजेंडरी इंडियन पिस्टल शूटर एंड कोच ऑफ द मनु भाकर के वो कोच थे। आप देखोगे कभी मनु भाकर, और वो जब मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता था तो वो उनके साथ ही थी, उनके पैर छू रही थी, मतलब एज ए गेस्चर। तो उसमें उन्होंने क्या किया, ये मेडल वो जीती, ठीक है। और उसमें जसपाल राणा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे ही जसपाल राणा की डेथ हुई तो ये बहुत ही ज़्यादा एक लॉस है, किसके लिए, हम इंडियंस के लिए एक बहुत ज़्यादा लॉस इसको माना गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट जो है बेटा, इसमें एक ऐसा नेशनल आइकन जो बहुत सारे प्लेयर्स को वो प्रोड्यूस कर सकता था, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद है बेटा, फिर शुरू करते हैं हम लोग नेशनल अफेयर्स एंड द गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट के अफेयर्स जो है उससे हम रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल बिकम द 36 स्टेट्स। तो आयुष्मान योजना, क्योंकि एज यू नो कि 4 मई को क्या हुआ, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया, उसमें ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो हार गई, और बीजेपी जो है फर्स्ट टाइम इन द वेस्ट बंगाल बिकम सेटअप पार्टी, और वहां पे गवर्नमेंट बनाया। एंड शुभेंदु अधिकारी, याद रखना, शुभेंदु अधिकारी बिकम द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वहां पे जैसे ही वो बंगाल में बने, नाउ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABP आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को क्या किया, इंप्लीमेंट करने वाला वो 36 स्टेट्स हो गया। 36 मतलब है जितना इंडियन स्टेट्स हैं प्लस यूटी। तो ममता बनर्जी सी बिलोंग्स फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने इस पीएम के स्कीम्स को लॉन्च नहीं किया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बिकम द सीएम, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पीएम का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत क्या होता है कि 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। और वो मेडिकल इंश्योरेंस आप जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस के सोसाइटी के लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो 5 लाख रुपीस तक वो करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये दूसरी बात है कि शुभेंदु अधिकारी बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत बड़ी बात है। एंड ही हेल्स फ्रॉम द बीजेपी पार्टी, वो बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं। और वो जैसे बीजेपी पार्टी के नेता बने, ध्यान रखना, वो बीजेपी पार्टी के जैसे नेता बने, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो सीएम बने। ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, ध्यान रख लेना। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट जो है वो है काशी, जिसको अपन लोग बनारस भी कहते हैं, ठीक है, काशी विच इज ऑल्सो नोन एज ए बनारस, बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू इंटीग्रेटेड अंडर द इजी कनेक्ट मॉडल फॉर सीमलेस इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी। मतलब वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी अब शुरुआत होने लगी। इंडिया का पहला ऐसा सिटी वो बन गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दिल्ली मुंबई से नहीं, ऐसा इंटीग्रेटेड अंडर इजी कनेक्ट मॉडल, ये सीमलेस इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आवर प्राइम मिनिस्टर, ही बिकम लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कंटिन्यूसली वे में। तो सबसे ज्यादा समय तक जो पीएम बनने का जो राइट अगर किसी के पास है वो पंडित नेहरू थे। तो पंडित नेहरू वॉज इलेक्टेड एज वेल एज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। याद रखना कि सितंबर 1946 में ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पंडित नेहरू की बात कर रहा हूं मैं। सितंबर 1946 यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं बेटा।
तो सितंबर 1946 ही बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो कब बने थे वो प्राइम मिनिस्टर, पंडित नेहरू कब बने? वो सितंबर, ध्यान रखना, 1946 में बन गए। अब सितंबर 1946 में वो जब पीएम बने तो इंडिया में जो पहला इलेक्शन होता है बेटा, वो होता है इलेक्शन 1952 में, ठीक है। अब 1952 में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन हो रहा है 1952 में, और इलेक्शन के बाद क्या हुआ, ध्यान रखना, इलेक्शन के बाद इंडिया में 1952 में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में पंडित जी जो है, पंडित नेहरू जो है, उनका इलेक्शन होता है। और इलेक्शन के बाद ध्यान रखना, इलेक्शन के बाद उनको बोला गया ही इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। लेकिन 1952 से जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, ये ध्यान रख लेना। एट दैट मोमेंट इलेक्शन वाज नॉट हेल्ड, उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था। तो इलेक्शन कब हुआ? इलेक्शन हुआ था 1952 में। इंडिया में फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ वो कब हुआ बेटा? 1952 में इलेक्शन हुआ, इस चीज को याद रख लेना। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, उससे पहले जो इतना भी इलेक्शन हुआ उसमें 1952 से पहले तो इलेक्शन हुआ नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू जो थे वो कैसे थे? ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, ही वॉज नॉट इलेक्टेड, माफी चाहता हूं, ही वॉज नॉट इलेक्टेड, ही वॉज सेलेक्टेड पीएम। लेकिन पंडित नेहरू के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो पीएम बनी उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इंदिरा गांधी वॉज इलेक्टेड पीएम, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज इलेक्टेड पीएम। लेकिन उनसे ज्यादा पीएम बनने का ध्यान रखना, पीएम नरेंद्र मोदी बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, शब्दों पे ध्यान रखना। जबकि पंडित नेहरू जो थे उनका आई थिंक 6000 डेज, अब नरेंद्र मोदी का 4399 डेज, और उनका था 6000 से ज्यादा कुछ डे था। क्योंकि मैंने बोला ना, सितंबर 1946 से लेकर 1952 तक ही वॉज become prime minister of this country as a not elected, as a selected prime minister। इस चीज को याद रखना, he was appointed as a prime minister by the Britishers, not Britishers as well as the Constituent Assembly, he was not elected by the people of India। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। Surpassing पंडित नेहरू's record, completing 4399 days in the office on 10th June 2026। इस 10th जून को पीएम नरेंद्र मोदी सर्विंग लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा? इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, लाइक मोड ऑफ अमाउंट्स के, पेटीएम, फोन पे और जितने भी अदर डिजिटल चैनल हैं, तो उनके बीच में एक क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक साइन हुआ कि इट मीन्स इंडिया में जितने भी मेथड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी, वो सब अब नेपाल में भी अब स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडियन यूपीआई जो है वो बहुत सारे कंट्री में स्टिल इज गोइंग टू प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस हो रहा है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद फिर क्या है बेटा कि प्रोजेक्ट गंगा वॉज बिगन बाय योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफ यूपी, टू एक्सपेंड डिजिटल कनेक्टिविटी इंटरनेट टू रूरल विलेजेस अक्रॉस द स्टेट। और ये फाइबर के बेसिस पे फाइबर कनेक्टिविटी होगा पूरे यूपी में, तो उसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट गंगा, उसका नाम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या है, द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर टू डिजिटली ट्रैक ऑल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। और अभी क्या हुआ जानते हो कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में उन्होंने 3D वर्ड यूज़ किया, डिटेक्ट, डिपोर्ट एंड डिलीट। और उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीजियस एनक्रोचमेंट, रिलीजियस स्ट्रक्चर जितने भी हैं उन सबको हटाया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी टाइप का इलीगल एनक्रोचमेंट ना हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री सिक्योरिटी। और कोई भी ट्रेसपासेस जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है उस माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाया, और इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलना शुरू हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, एक अगला पॉइंट आया बेटा, भव्या भारत औद्योगिक विकास पोर्टल। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया बाय द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स फॉर द इन्वेस्टर्स। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्री को लगा सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसका नाम क्या रखा? भव्या।
भारत औद्योगिक विकास पोर्टल, इसका नाम जरूर याद रखना। और ये पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद है बेटा क्या, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो है, उन्होंने एक 850 एकड़ ऑफ डिफेंस लैंड सीतापुर यूपी में, सीतापुर एक कैंट है, मिलिट्री कैंट है लखनऊ के पास, वहाँ पे अराउंड 850 एकड़ में राजनाथ सिंह जो है उन्होंने क्या किया, 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को क्या किया, वहाँ पे अप्रूव दिया और वहाँ पे 250 मेगावाट का एक सोलर प्लांट वहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ अब जो है 114 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ILO इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ILO, इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन। तो ILO जो है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। ठीक है, कहाँ है बेटा? पेरिस। और इसका जो कंपोजिशन होता है 1919 में हो रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड में जितने भी मजदूर हैं उन सभी लेबर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसका लेबर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेबर लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए इस यूनियन को बनाया गया। नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1919। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, याद रख लेना। इसका इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन द जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें से मोर देन 187 कंट्रीज पर पार्टिसिपेटेड। अब पर्पस क्या है इसका बेटा? पर्पस यह है कि दुनिया भर में जितने भी लेबर हैं उन सभी लेबरों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। चलो अगला देखते हैं बेटा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA, इंडियाज रीजन जोन 2nd कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री, कॉमनवेल्थ कंट्री होते क्या हैं? तो कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब ये हुआ बेटा जी कि दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन ने रूल किया होगा, ध्यान रखना, ऑल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब विच वॉज अर्लियर रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज एन कॉमनवेल्थ कंट्री। उन कॉमनवेल्थ कंट्री को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो क्योंकि ब्रिटेन वॉज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्री। उसका इंडिया रीजन जो है 2nd कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा जो ओम बिरला है। आप जानते ही होंगे लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने इसका क्या किया? इनॉग्रेशन किया। अगला पॉइंट है बेटा, गुजरात पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन मिस हो गया, अपने फैमिली से किसी तरीके से मिसिंग हो गया, उस सभी फैमिली को क्या किया, उनके जो मिसिंग मेंबर्स हैं उनके फैमिली को रीयूनाइट करवाने का एक स्कीम लॉन्च किया। रीयूनाइट मिसिंग पर्सन्स विद देयर फैमिलीज, 1400 पीपल रीयूनाइटेड। अभी तक 1400 लोगों को उनके फैमिली से मिलवा दिया। ठीक है। नाउ तेलंगाना लॉन्च्ड स्त्री राइड। ठीक है, एक राइड जैसे भारत, एक आपने ना अमित शाह जी ने, एक होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था, उसका नाम है भारत ऐप टैक्सी। तो जैसे अपने ओला उबर है ना, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक अपना पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है भारत टैक्सी। और उस भारत टैक्सी में जो है वो ओला और उबर से ज़्यादा बेनिफिटेड है, ध्यान रख लेना, क्योंकि गवर्नमेंट है और उसमें गवर्नमेंट का तो पर्पस है नहीं कुछ इस प्रॉफिट अर्न करने का, जबकि ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, ओला है, रैपिडो है और जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं, इनका तो मोटिव है वो कुछ प्रॉफिट जनरेट करे, कमीशन को खाना, बट गवर्नमेंट कमीशन तो खाएगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया। वैसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी क्या किया, एक ऐप इनिशिएट किया, स्त्री राइड इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग वुमेन ओनली कैब राइड्स फॉर द वुमेन सेफ्टी। ठीक है, जहां पे सिर्फ वुमेन ही राइड करेगी, वुमेन ही उसको ड्राइव करेगी। ये बहुत ही अच्छा स्कीम मान सकते हैं और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है ना। बेटा, केरला गवर्नमेंट स्टार्टेड ए प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी जानते हो किसका नाम है? प्रियदर्शनी एक्चुअली में इंदिरा गांधी का नाम है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट आई है तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया। ये इंदिरा गांधी का एक्चुअल नाम था। ठीक है, प्रियदर्शनी। तो इंदिरा गांधी तो उनको निकनेम दिया गया था, एक्चुअल में उनका नाम था प्रियदर्शनी गांधी। प्रियदर्शनी योजना प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विसेज टू ट्रांसजेंडर पर्सन एंड जीरो फेयर टिकट्स फॉर वुमेन अंडर द इजी कनेक्ट मॉडल। केरला को एज यू नो दैट वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वहाँ पे क्वालिटी वाइज एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अनडाउटली बहुत ही अच्छा स्टेट उसको आप बोल सकते हो। वहाँ पे प्रियदर्शनी योजना लागू किया गया जिसमें जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उन सभी ट्रांसजेंडर को जीरो, जैसे दिल्ली में जो है
वुमेन से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वैसे केरला में भी उस स्कीम का नाम रखा प्रियदर्शनी योजना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि लखनऊ रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, अब इंडिया में जितने भी मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं उसके जोन डिवाइड कर रखे हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन। तो लखनऊ जोन जो है इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, और पीएमओ में ये स्टेट इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये इसकी लॉन्च करी। अगला पॉइंट है बेटा यूपी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स 2021-24 वर प्रेजेंटेड टू 51 आर्टिस्ट इन दी लोक भवन। तो ध्यान रखना 2021 से लेकर 24 के बीच में ये अवार्ड्स किसी को नहीं दिया गया हो, तो इसमें 21, 22, 23, 24 इन 4 सालों के अवार्ड्स जो हैं वो 51 आर्टिस्ट को कहाँ दिया गया, लोक भवन लखनऊ में। अगला चलते हैं बेटा डिफेंस एंड सिक्योरिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा। अब रसिया ना बार बार एक हमें फाइटर प्लेन बार बार ऑफर कर रहा है, क्या, Su-31 MKI, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, नाम याद रखना, सू रेफर टू एक कंपनी है, सुखोई 30 MKI, ठीक है, ये कंपनी एक फाइटर प्लेन है और ये फाइटर प्लेन ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन जो है ना ये है 4th जनरेशन का, और राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का है, लेकिन हमारे पास अभी 5th जनरेशन का नहीं आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब 5th जनरेशन चाहिए। बगल में हमारा चाइना है और इस तरफ हम दोनों तरफ से अपने बहुत अच्छे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। तो वन ऑफ द चाइना दे आर इंडक्टिंग J-20, J-10, J-16 थंडर फाइटर प्लेन है, और दीज ऑल आर, ये सभी के सभी जो है बेटा वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, और हमारे पास वी आर स्टिल नॉट हैविंग एनी सच फाइटर प्लेन इन टर्म्स ऑफ 5th जनरेशन। हमारे पास जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो Su-30 जो है ये 4th जनरेशन का है, राफेल जो है ये क्या है, ये 4.5 जनरेशन का है। नाउ अब रशियन प्रेसिडेंट, उनकी भी कुछ कम मजबूरियां हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रसिया की मजबूरी ये है कि रसिया की इकोनॉमी सिर्फ 2 कंट्री चला रहा है, एक है इंडिया और दूसरा है चाइना। यही दोनों सबसे ज़्यादा उसके ऑयल को ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी एक्चुअल में चल रही है, ठीक है। इंडिया एज वेल एज चाइना बोथ आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रशियन ऑयल। अब उनकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री खर्च को चलाने के लिए क्या किया रशियन प्रेसिडेंट, अभी उनका न्यूज़ वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को Su-57, ये ध्यान रखना, Su-57, सू मतलब एक सुखोई हो गया, सुखोई एक कंपनी का नाम है बेटा। Su-57 फाइटर प्लेन जो है वो Su-30 MKI का एक अपडेटेड वर्जन है, ये 4th जनरेशन है और ये एक स्टिल्थ फाइटर है। स्टिल्थ फाइटर का मतलब है कि ये रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस फाइटर प्लेन को रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इंडिया के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे। और रसिया एज यू नो वो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है, डिफेंस में हमारा एक रिलायबल पार्टनर है। और आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो एक बड़ा फेमस मिसाइल का नाम आप लोगों ने जानते होंगे, जिससे पाकिस्तान के पानी पानी हो गया था, उसका नाम है ब्रह्मोस। अब ये ब्रह्मोस जो है ये ब्रह्मोस, तो ये 2 नदियों के किनारे से बनका, ये ब्रह्मपुत्रा और ये है मस्कोवा। इन दोनों नदियों, देयर आर 2 रिवर, ब्रह्मपुत्रा एंड मस्कोवा, इन दोनों नदियों से बना 2 अलग, इसको कंबाइन करके एक मिसाइल का नाम रखा, इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इस मिसाइल को डिटेक्ट करना ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मिसाइलों में से एक है। ये इंडिया और रसिया दोनों ज्वाइंट कोलैबोरेट करके इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्री को इसको बेच रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में इसने जो अपना जलवा दिखाया था वो उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। इसी मिसाइल का करामती है। अब रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि व्हाई नॉट वी शुड मेक, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल दिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, बट इंडिया इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। यूएस जो है हमें ऑफर कर रहा है, जानते हो कौन सा, F-35। और मैं मानता हूँ कि ये F-35 जो है एक तरीके से अच्छा माना जाता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसके लिए हम एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक नया हमारा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अमेरिकन वेपन्स को लेकर। और अमेरिका जो है वो ज़्यादा, अमेरिका के बारे में बोल सकते हो कि दे आर नॉट ए क्रेडिबल फ्रेंड, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट रसिया इज ए ट्रस्टेबल पार्टनर्स, दे आर कॉल, यू कैन कॉल इट इज एन ऑल वेदर फ्रेंड्स, आप इसको हर समय का दोस्त बोल सकते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड बोल सकते हैं। और वी आर हैविंग एक्सपीरियंस Su-30
ऑलरेडी हमारे कंट्री में बन रहा है नासिक में, तो वाई नॉट वी शुड, उन्होंने ऑफर दिया कि वाई नॉट वी शुड मेक Su-57 ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म, और ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता है नहीं, इंजन सेम रहेगा, बस कुछ उसमें बेसिक चेंजेस करने हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बार बार ये ऑफर दे रहे हैं, बट इंडिया उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बट 2018 में इंडिया और रसिया दोनों ज्वाइंट कोलैबोरेशन से इसको Su-57 को बना रहे थे, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इंडिया इससे पीछे हट गया। कुछ सोच समझ के हटा होगा, हमें गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, सेना के लोग हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के इससे पीछे हट गए, और रसिया जो है इस फाइटर प्लेन को अभी इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है। बट रसिया अब ये कह रहा है, क्योंकि अब उसे चाहिए पैसा, रसिया ने ये कह रहा है कि इंडिया को बार बार ये ऑफर दे रहा है कि व्हाई नॉट वी शुड मेक Su-57 विद ज्वाइंट वेंचर पे हम इसको क्यों ना बनाएं। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है वो लेट्स सी, हमें देखना पड़ेगा। रसिया ऑफर इंडिया Su-57 द 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर का मतलब क्या हुआ बेटा कि रडार जो है वो कभी इसको कैप्चर नहीं कर पाएगी। केवल 2200 किलोमीटर पर स्पीड एंड कैरिंग 10,000 किलो पेलॉड्स, मतलब 10,000 किलो की मिसाइल्स ये ले जा सकती हैं। एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती हैं। एक कॉ प्रोडक्शन अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है बेटा, वन ऑफ द हमारे आर्मी ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद वाज अवॉर्डेड शौर्य चक्र एक मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है बेटा, और ये अवार्ड जो है ना, शौर्य चक्र जो है हमेशा पीस टाइम पे, ध्यान रखना किस टाइम पे, पीस टाइम पे इसको दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। शौर्य चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द पीस टाइम, एंड वॉर टाइम पे सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, दैट इज कॉल्ड द परमवीर चक्र। बट ये पीस टाइम है, इंडिया इज नॉट हैविंग एनी वॉर विद एनी अदर कंट्रीज। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद वाज अवॉर्डेड शौर्य चक्र 2026 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैलेंट्री ड्यूरिंग द ऑपरेशन चुतागड़ी इन J&K। शौर्य चक्र अवॉर्डेड ड्यूरिंग द पीस टाइम एंड इट इज हाईएस्ट, ध्यान रखना, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी सैनिक के लिए। नाउ अब क्या किया इंडिया की कंपनी है टाटा, ठीक है। टाटा ने क्या किया, एक कंपनी है फ्रांस की, उस कंपनी का नाम है एयरबस। उन दोनों टाटा और एयरबस ने क्या किया, गुजरात में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ C-295 इंडिया फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर को किया गया, और 2018 में ये ज्वाइंट वेंचर किया गया था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कि हम दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को कंपोजिट करेंगे। But the private sector, its successfully test flight was conducted on 10th June 2026. ये हिस्टोरिकल एंड माइलस्टोन है फॉर इंडिया। टाटा एयरबेस फैसिलिटी इन बड़ोदरा गुजरात में बनाया गया। वन ऑफ द 56 टोटल एयरक्राफ्ट 16 जो है डायरेक्ट स्पेन से आएगा, क्योंकि स्पेन, और ध्यान रखना एयरबस जो है ना एक फ्रेंच कंपनी है, नॉट अ स्पेनिश कंपनी है, इसको याद रखना। 16 केम फ्रॉम द स्पेन एंड 40 विल बी मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया जाएगा, और इसका बाकायदा 10th जून को फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग शुरू भी हो चुका था, और रिसेंटली इसका मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेजी से होगा, ध्यान रखना। जोजिला टनल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। 13.1 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इंडियाज टनल ब्रेक थ्रू वॉज कंप्लीटेड, इज विल कनेक्टेड श्रीनगर टू मनाली। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को आपस में कनेक्ट कर देगा। पहले हम लगभग 10 से 12 किलोमीटर का टर्न था, लेकिन ड्यू टू दिस जोजिला टनल अब सिर्फ इसका डिस्टेंस जो है कुछ आधे घंटे में ही इसको कंप्लीट कर किया जा सकता है। नाउ अब चलते हम लोग बेटा, Han Duck-soo become the South Korea's second female prime minister, sworn by the president Lee Jae-myung। अभी साउथ कोरिया में बहुत सारा डिस्टेबिलिटीज हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, और वहाँ के प्रेसिडेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया। वहाँ पे बड़ा डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है साउथ कोरिया में। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बनी हैं, ठीक है। निकोलो पैसनी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी वॉन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन दी आर्मेनिया, और आर्मेनिया जो है एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे दिस मैन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड न्यू हेड ऑफ स्टेट हेड एंड एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्मेनिया। नाउ अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये क्वेश्चंस निकल रहा आ रहा है कि सोशल मीडिया ये हार्म पहुंचा रही है बच्चों को या नहीं। तो इस पे क्या किया गया, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसने क्या किया, 16 ईयर के एज तक जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, मेटा और
मेटा से रिलेटेड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर स्नैपचैट एंड अदर मेथड ऑफ दैट सोशल मीडिया, उन सबको क्या किया, बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, ध्यान रखना। उसके बाद कनाडा ने क्या किया, कनाडा बैंड सोशल मीडिया यूजेस फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर ओल्ड, और 16 साल से, और पर मुझे नहीं लगता कि ये कभी ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आई डोंट नो, इसमें बहुत सारे इसमें जो है ना वो हर्डल्स बहुत सारे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो अपने बच्चों को कैसे, ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसके मिसयूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इस कंसर्न को डील करते हुए इस पर क्या किया, बैन कर दिया। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, ब्रिटेन ने भी क्या किया, 16 ईयर ओल्ड से नीचे के बच्चे जो है उनके सोशल मीडिया यूज़ पर उनको भी बैन कर दिया। ये ध्यान रखना। नारू ऑफिशियली चेंज इट्स नेम नैरो। नारू एक कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है, रिवर्टिंग इट्स इंडिजीनियस नाउरियन नेम। आगे चलते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026। 23rd एडिशन इज बीइंग को होस्टेड बाय 3 कंट्री, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ये 3 कंट्री जो हैं, और मज़ेदार वाली बात है ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो, इसमें 48 टीम्स, 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। एंड मैक्सिको 48 टीम एंड 104 मैचेस। मैक्सिको जो है पहला मैच मैक्सिको में खेला गया और मैक्सिको ने ये मैच जीता, ध्यान रखना। और मेरी जो फेवरेट टीम है, लिटरली माय फेवरेट टीम इज साउथ अमेरिकन, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, ये मेरी, और एक यूरोप में टीम है फ्रांस, ये मेरी फेवरेट टीम है। आप लोग भी अपना फेवरेट टीम जो है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बॉन, जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया 8 to 16 जून 2026। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ए 12 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इजराइल में एस्टेब्लिश किया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ इसने ऑब्टेन किया। और बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया जो हैं वो बार बार ये बात कह रहा है कि वाई इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, वो क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्तियाँ वो पूरे वर्ल्ड में, अभी आप देखोगे लद्दाख में छत्रपति शिवाजी की बहुत बड़ी एक मूर्ति को इंस्टॉल किया गया, इजराइल में इंस्टॉल किया गया, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर उस समय अवेलेबल थे वहाँ पे, कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को, ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट थे ये, ठीक है, जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट थे। तो उनकी मूर्ति जो है एक 12 फुट कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज की, इजराइल में इसको इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रांस में G7 का एक मीटिंग हुआ। तो ये G7 है क्या, व्हाट इज अ G7? तो G7 इट इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज। व्हाट इज अ G7? G7 इट इज, पहले इसका नाम था G8, ठीक है, ध्यान रखना, अर्लियर इट वाज नोन एज ए G8। तो G8 का मतलब है ग्रुप 8 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री। ये लोग पता नहीं कैसे बना लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। G8 पहले इसका नाम क्या था, G8। 1997 में, ध्यान रखना, इन 1997 G8 कंपनी, G8 ग्रुप 8 8 बड़े बड़े देशों का एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है। ये सभी कंट्री दे वर द इंडस्ट्रियल पावर हाउस, दे वर इंडस्ट्रियल पावर हाउस। इसमें जो मेंबर्स थे, मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, यूएसए, कनाडा, रशिया, ये इस पे नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और जापान। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी कहानी आ जाओ, ये सभी मेंबर हैं, ठीक है बेटा। नाउ इन 2014, माफी चाहता हूं, सॉरी, रशिया ने क्या किया, क्रीमिया एक जगह का नाम है, उस पर अटैक कर दिया। रशिया अटैक एंड कैप्चर्ड क्रीमिया रीजन, जैसे अभी यूक्रेन के साथ इसकी लड़ाई चल रही है ना, तो वैसे ही रशिया ने क्या किया, क्रीमिया नाम का एक जगह है, उस क्रीमिया पे उसने अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद ये सारे कंट्री जो हैं रशिया को बायकॉट कर दिया। जैसे ही रशिया को बायकॉट किया, रशिया खुद क्या किया, पुतिन वाज देन प्रेसिडेंट, रशिया खुद जो है, जर्मनी में वो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, खुद इसने क्या किया, इस G8 जो पावरफुल कंट्री अपने आप को कहती है, इस कंट्री को G8 ग्रुप को लेफ्ट कर दिया, और लेफ्ट करने के बाद अब ये G8 नाउ बिकम एज ए G7।
G7 का जो पर्पस है, दीज ऑल 7 कंट्रीज आर इंडस्ट्रियल हब। ये दुनिया के 8-7, पहले 8 था, अब 7 कंट्री ऐसे बड़े कंट्री हैं, दे आर इंडस्ट्रियल हब इनको कहा जाता है। इकोनॉमिक रूप से, इंडस्ट्रियल रूप से ये बहुत बड़े एक ग्रुप हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी रेलेवेंस अब ना के बराबर है, लेकिन अभी भी मीटिंग हुई है तो हमें बोलना तो पड़ेगा। नाउ G7 से ज़्यादा पावरफुल हो गया एक ग्रुप है कॉल्ड एज G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, क्योंकि आप इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया, यू कैन नॉट इग्नोर दिस कंट्री, दे आर ऑल्सो इकोनॉमिक पावर हाउस। तो नाउ G7 रिप्लेस्ड बाय द G20, बट अब इसकी रेलेवेंस को तो एग्जिस्टेंस करना है ना, तो एग्जिस्टेंस करने के लिए दीज कंट्री रेगुलरली इन एवरी ईयर दे सेट अप ए मीटिंग दैट इज कॉल्ड एज G7 मीटिंग, एंड दिस ईयर दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन द फ्रांस। ये फ्रांस में इस बार मीटिंग हुई, ठीक है, फ्रांस में मीटिंग हुई। पीएम मोदी विजिटेड फ्रांस एंड स्लोवाकिया 13 to 18 जून टू अटेंड G7 समिट इन द फ्रांस। और फ्रांस में ये मीटिंग हुई, और जहां पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, बैठक होती है, एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, और जिसमें पीएम ने इस बात को कंसर्न रेज किया कि इंडियन जो सेलर्स हैं, भारतीय पानी के जो शिप्स हैं, उस पर जो अटैक किया यूएस ने, जिसमें हमारे 3 सेलर्स जो है उनकी डेथ हो गई, उस बात पे पीएम जो है उस पर बहुत ज़्यादा अमेरिका से नाराज थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा नाराज थी, और पीएम रेज देयर कंसर्न बिफोर द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट उन्होंने ये पॉइंट रेज किया। ठीक है बेटा, तो पीएम जो है वो अभी फ्रांस और स्लोवाकिया गए, तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, और स्लोवाकिया भी गए, और वहाँ पे उनका जो पर्पस था बायलैटरल मीटिंग्स को और दोनों कंट्री की आपस रिलेशनशिप को टाई अप करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ से। इसमें क्या हुआ, अभी एक रिसेंटली वायरस आया, 2 वायरस अभी न्यूज में चल रहा है, एक है निपाह वायरस और दूसरा है इबोला। दोनों कोविड फैमिली से ही बिलोंग करती है। निपाह वायरस आउटब्रेक, फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ केरला। द वायरस स्प्रेड फ्रॉम द बैट, चमगादड़ से और पिग्स टू ह्यूमन। ये सुअर के मांस खाने से, कच्चे मांस खाने से, और ये जो बैट है, चमगादड़ है, उससे क्या होता है, ये निपाह वायरस जो है इसका स्प्रेडिंग होना शुरू होता है। नाउ अब जब ये वायरस आगे फैलता है ना बेटा, जब ये वायरस आगे फैलता है तो इस वायरस को रोकने के लिए केरला में क्या किया गया, एक टेम्पोररी लॉकडाउन जैसा सिचुएशन वहां पे क्रिएट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहा है, ध्यान रखना। आई होप कि आप लोग को ये सारी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं जब अगली बार वीडियो बनाऊं तो मैं उन सब चीज़ों को ध्यान रखूं। ठीक है, और आप डेफिनेटली इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो इतना मेहनत किया, उसके कुछ न कुछ आउटपुट मुझे भी मिलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। Shigella infection that led Kerala to tighten surveillance and preventive measures trigger after a 4-year-old child died to the Shigella infection। ये एक इन्फेक्शन था जिससे एक 4 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है। अब एक और आया बेटा, TrueNet HR HPV+, इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप ह्यूमन पेपिलोमावायरस टेस्ट फॉर द सर्विकल कैंसर। जो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं ना, उस कैंसर को टेस्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक क्या किया गया, भारत का पहला HPV ह्यूमन पेपिलोमावायरस वायरस एक मशीन जो है, टूल्स, इसको डेवलप किया गया, और उस TrueNet, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो सर्वाइकल कैंसर, जो वुमेन में कैंसर होते हैं ना, सर्वाइकल कैंसर जो है, उस कैंसर को रोकने के लिए अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट किया गया। नाउ बेटा नासा अनाउंस्ड 4 एक अभी उनका प्रोग्राम चलता है हॉराइजन। ठीक है, उस हॉराइजन प्रोग्राम के तहत रिसेंटली 1-2 महीने पहले उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजा था। ठीक है, बहुत दिनों बाद। नाउ फिर उन्होंने क्या किया, अब आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा ने क्या किया, 4 मेंबर्स क्रू को आर्टेमिस 3 मून मिशन, रेडी वेलेंस्की, लुका पेरेमेटानो, फ्रैंक रूबियो एंड मिशन स्पेशलिस्ट एंड्रो डगलस, एक कनाडा के थे, एक चिली के थे, और इन सभी को फिर दोबारा मून पे भेजा जाएगा। और उनका पर्पस ये है कि 2035 तक वहाँ पे मून पे एक अपनी ह्यूमन कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया जाए। उसी के लिए इस 4 मेंबर क्रू को वहाँ पे यूएस भेज रहा है। ठीक है, नाउ यूएस, इंडिया जो है, इंडिया फिर अब इसमें एक नया काम करना चाह रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS शेड्यूल टू बी डीकमीशन्ड बाय 2030, क्योंकि इसका अब एज पूरा होने वाला है। नाउ ए न्यू स्पेस स्टेशन विल बी रेडी बाय 2035, क्योंकि ये
ISS जो है ये किसी एक कंट्री का जॉइंट एक वेंचर नहीं है, इसमें बहुत सारे कंट्रियों का जॉइंट वेंचर है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी, इन सभी को मिलाकर एक कोलैबोरेशन किया जाता है और वहाँ से क्या हुआ, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 2035 तक एक नया कमीशन किया जाएगा। और रिसेंटली इंडिया के एक और फाइटर पायलट थे एयरफोर्स के, शुभांशु शुक्ला, अभी रिसेंटली इसी साल ही वेंट टू स्पेस ISS गए और वहाँ से बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में आया था। नाउ रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा, एज यू नो, पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, are jointly setting up India's first AI-enabled hyper-scale data center in the जामनगर, गुजरात। अब देखो, मुझे ये बात बड़ा ही बुरा लगता है कि अब बहुत सारे जो हमारे LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हैं, और जो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की खूब क्रिटिसाइज हो, लेकिन हम फिर यही कहते हैं कि हमें AI की जरूरत क्यों पड़ेगी, फिर अदर हैंड हम ये कहते हैं कि हमें AI क्यों नहीं है, भारत इतना पिछड़ा क्यों है। तो भाई हमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना बेटा, तो हमें इसके लिए थर्मल पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे, हमें सोलर पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें तैयार करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टेक्नोलॉजी को और इन्हेंस करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लांट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो मेटा और रिलायंस जो है, इन दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेट किया, और उस ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेट में क्या हुआ, जामनगर में इंडिया का सबसे बड़ा नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आई थिंक एक विशाखापत्तनम में एस्टेब्लिश हो रहा है, आई थिंक वो अडानी के साथ हो रहा है, और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा जो है दोनों मिलकर इंडिया फर्स्ट AI इनेबल हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश की जा रही है। कहाँ पे, जामनगर, गुजरात में। ठीक है बेटा। नाउ उसके बाद फिर मैंने दूसरा बोला ना, एक अडानी ग्रुप का जो है वो आई थिंक विशाखापत्तनम में भी किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा है, और उसका जो है वो मेटा नहीं, गूगल के साथ उसका टाई अप है, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, कुछ लोग इसकी क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारा पानी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे वाटर की में नीड है। तो ये उन इलाकों में रखा जा रहा है जहाँ पे सी के वाटर को फिल्टर करके यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। लेकिन जहाँ जहाँ डेटा सेंटर है ना, जिन कंट्रियों में, तो यूजली ऐसा बोला जाता है कि डेटा सेंटर हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों में क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे चीपर मोड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इसलिए आप देखोगे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में, नाइजीरिया है, कीनिया है, उन कंट्रियों में, और चाइना है, इंडिया है, इन कंट्रियों में अब ये डेटा सेंटर खोले जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में सारा जितना भी डेटा सेंटर है, वो सारे के सारे डेटा सेंटर जो है ना बेटा, वो क्या हुआ, वहाँ पे वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है अब इसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तो दैट इज वाई दीज कंपनी आर शिफ्टेड देयर डेटा सेंटर फ्रॉम USA टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए मेजर नेचुरल गैस रिजर्वर डिस्कवर इन द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ अंडमान। बहुत ज़्यादा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया, क्योंकि हमने क्या किया ना, अभी तक ये अपनी डिस्कवरी करी नहीं कि हमारे कंट्री के, हमारा जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे कितने नेचुरल गैसेस हैं, रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम क्या है। तो इस स्कीम के तहत क्या किया, एक स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। उस स्कीम के तहत क्या किया, अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में विजयपुरम 3 साइट का नाम है, वहाँ पे 355 मीटर के डेप्थ पे एक हमें ह्यूज क्वांटिटी में नेचुरल गैस मिला। एज यू नो, अभी ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है, आपने देखा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। इंडिया को ऑयल की क्राइसिस, इंडिया नहीं जितने भी वर्ल्ड में है उन सबको ऑयल और नेचुरल गैसेस के सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए गए, विच रिजल्टेड इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए। उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ये स्कीम लॉन्च किया, क्या हमारे यहाँ खुद कहाँ पे नेचुरल गैसेस के रिसोर्स हैं, कहाँ पे हमारे पास ऑयल है, क्रूड ऑयल है, जिससे हम अपने जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। हम बहुत बड़े कंज्यूमर है, इस चीज को याद रखना। नाउ अब चलते बेटा, कैरेकल सेघोस आर द रेयर कैट स्पीसीज नोन एज ए घोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड, वॉज सिलेक्टेड इन द कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क क्यों फेमस है जानते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी कूनो नेशनल पार्क में बेटा इंडिया में पहला चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और मजेदार वाली बात यह है, जान के मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि
ये प्रोजेक्ट चीता जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और चीता की संख्या आफ्टर 1947 के बाद इंडिया में 17 और 18 में पहली बार चीता इंडिया आया और चीता आने के बाद उसकी संख्या में अराउंड 50 तक उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो उसी कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे एक नया रैट मिला है, दैट इज कॉल्ड एज ए घोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड। उसको रेयर कैट स्पीसीज है, दैट इज कॉल्ड एज ए घोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड इसे कहा जाता है, उसकी डिस्कवरी की गई है। नाउ अंडमान निकोबार आइलैंड रिकॉर्डेड इंडियाज लोएस्ट टोटल टीएफआर। टीएफआर क्या होता है, ध्यान रखना, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट। इट मीन्स एक महिला, एक वुमेन अपने लाइफ में जितने बच्चे पैदा करती है, ध्यान रखेंगे, ए वुमेन प्रोड्यूस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन देयर रिस्पेक्टिव लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज ए टीएफआर। ठीक है, तो इसके दो कंडीशन है, अगर टीएफआर लेस देन 2.0 है, लेस देन 2.0 है तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इसे कहा जाता है। अगर 2.1 है तो यू कैन कॉल एज ए रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन जो है क्या है, रिप्लेसमेंट क्या हुआ 2.1, लेट अज्यूम ए कपल, वो कपल ए और बी हैं, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, अगर इन दोनों कपल का एक बच्चा है तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन अगर इस कपल का दो बच्चा है और वो बच्चा जो है एक्स है और वाई है, तो ये एक्स वाई जो है ना, इनके इस कपल के कितने हैं, दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चा जो है जब ये दोनों कपल रिप्लेस हो जाए, इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, तो इट इज कॉल्ड एज ए रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन, बट दिस इज कॉल्ड एज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का ह्रास, डिक्लाइनेशन ऑफ द पॉपुलेशन इसे कहा जाता है। बट ये जो है, ये 2.1 जो है, ये क्या है, रिप्लेसमेंट। दिल्ली का जो टीएफआर है ना, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, 1.9 आ गया। इट मीन्स ये दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न कि अब दिल्ली जैसे और अर्बन इलाकों में पॉपुलेशन का डिक्लाइनेशन होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, और मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, 2.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाइना, आप देखो चाइना सफ़र कर रहा है, क्यों, चाइना ने 1978 में क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, उसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि 2015 में उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और 2021 में क्या किया, वहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी। ये सब स्कीम करने के बाद भी क्या हुआ जानते हो बेटा, इस साल वहाँ पे सबसे कम शादी हुई और सबसे कम बच्चे पैदा हुए। और चाइना को इस बात की टेंशन है कि आने वाले 10-20 सालों में उसकी पॉपुलेशन जो है ना, अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ना होकर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन 3 टाइप के होते हैं, 2 पॉपुलेशन जो है, एक है 0 to 15 ईयर, दूसरा है 15 to 59 ईयर ओल्ड, और थर्ड जो है ना बेटा वो 59 प्लस। तो दिस पॉपुलेशन आर एंड दिस पॉपुलेशन आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहा जाता है। और इस पॉपुलेशन, जिस कंट्री में ये पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, बट ये भी देखना पड़ेगा ना कि जनसंख्या आपसे पैदा नहीं करना है, हमें उनको एक स्किल्ड बनाना है, हमें उस लेबर क्लास को क्या करना है, इस तरीके से वर्कफोर्स तैयार करना है ताकि वो कंट्री के लिए यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे पैदा कर दो, पॉपुलेशन बढ़ गई, बट उसके दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर अनस्किल्ड, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। चाइना बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है, चाइना में ओल्ड एज सिटीजन्स की संख्या बढ़ रही है, वहाँ के लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन वहाँ पे ज़्यादा है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दैट इज़ वाई वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट उनको अब इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। ठीक है, यूरोप में पॉपुलेशन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वहाँ के लोगों को अब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। जापान में भी ऐसा हो रहा है कि लोग अब बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। अब इंडिया में भी ऐसे प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, दैट इज कॉल्ड एज ए टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में सबसे कम टीएफआर अगर किसी स्टेट का है वो है स्टेट ऑफ केरला, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलो, आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप लोग कमेंट जरूर करते चलना ताकि हमें जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मुझे पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा नाउ बेटा अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग यहाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इकोनॉमिक रैंकिंग। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, और देखो बी फ्रेंकली बोलता हूँ, मुझे ये सब पीस इंडेक्स पे ना मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये सारे पीस इंडेक्स कुछ व्यक्ति ही एक एजी रूम में बैठता है और वो पीस इंडेक्स बना देता है, मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंडिया रैंक 116th, ये बड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा मैटर ये, ठीक है, वॉज 115th इन 2025 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ओफ, क्या बोलूँ मैं। आइसलैंड रैंक फर्स्ट फॉर द 29th कंसेक्यूटिव ईयर
रसिया एंड सूडान अमंग द लीस्ट पीसफुल, रसिया को सबसे कम पीसफुल कंट्री में डिक्लेयर किया गया। ये अपने बड़ा ही, सूडान मान सकता हूं मैं, रसिया को ऐसा किया गया। ये बनाने वाले कौन है, उनका पैरामीटर क्या है, ये सारे पैरामीटर को देखोगे तो कुछ लोग जो है एक एसी कमरे में बैठकर वो ये बता रहे हैं कि इस कंट्री में पीस ज़्यादा है या इस कंट्री में पीस कम है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेट अज्यूम एक और एक घटना घटी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, युगांडा, रवांडा, इन सभी कंट्री को हम अनाज सप्लाई कर रहे हैं। जितने भी कंट्री है ना, अपार्ट फ्रॉम द पाकिस्तान को छोड़कर, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनकी डिपेंडेंसी हम पर है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये सब कंट्री हमसे आगे हैं और हम पीछे हैं। ये ये बात जो है ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ ग्रुप के लोग बैठते हैं और दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश दिस टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स, और उससे ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट कैसा है या नहीं है, ठीक है। लेट्स सी। उसके बाद जो है, अब जो है अगला पॉइंट जो है ना वो है सिप्री। ध्यान रखना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च। ये स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट रिसर्च जो है ना, ये क्या करता है, एक मिनट। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वो 3:50 से पहले आप मुझे फ्री कर दीजिएगा। जी मैम। ओके, मैसेज कर दीजिएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक ना। ओके बेटा, तो एक इंस्टीट्यूट है, नाम है सिप्री। नाम बता रहा हूँ, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च। ये सिप्री की जो रिपोर्ट है ना, ये हर साल रिपोर्ट इशू करती है। तो नाम याद रखना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च। अब ये सिप्री जो है ना, सिप्री की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर वॉर हेड पहले था 180, अब 190 कर दिया, और उसमें से क्या किया, इसने ही बोला है कि 12 न्यूक्लियर वॉर हेड इंडिया स्टैंड बाय पोजीशन में है। इट मींस विद इन ए सेकेंड, विद इन ए आफ्टर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिकल अफेयर्स, जो ऊपर से एक बार से पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अगर एक बार एडवाइस दे दे तो इंडिया इंस्टेंटली न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का वॉर हेड जो काउंट है वो पिछले साल 180 था, अब इस साल 190 हो गया, जिसमें से 12 वॉर हेड जो है वो स्टैंड बाय मोड में है कि कभी भी वो एक्शन लेने के लिए वो रेडी है। नाउ पाकिस्तान होल्ड 170 और रसिया के पास जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। आफ्टर उसके बाद जो है वो यूएसए है, ठीक है। उसके पास जो है रसिया लेड ग्लोबल वॉर हेड अराउंड 5420, उसके बाद यूएस का वॉर हेड है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है बेटा, यूपी विल परचेज 511 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान खुलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि आसाम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान दीज रीजन्स आर वेरी सुटेबल फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए बड़ा सुटेबल है। और दूसरा जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो ये दीज रीजन्स, और इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भूटान में एस्टेब्लिश कर रखा है, और वहाँ से 30 ईयर का एग्रीमेंट यूपी गवर्नमेंट के साथ हुआ है उसका बेटा। और इस एग्रीमेंट में बहुत ही चीपर मोड पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी यूपी गवर्नमेंट परचेज करेगी। नाउ पीएम चाय श्रमिक योजना, पीएम टी वर्कर, जितने भी चाय के बागानों में, टी गार्डन में, प्लांटेशन में जो मजदूर काम कर रहे होंगे, उन मजदूरों के लिए क्या किया गया, वॉज इंप्लीमेंटेड इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बेनिफिट टी गार्डन वर्कर्स, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, और आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल ट्रीटमेंट, इन सभी ट्रीटमेंट को क्या किया जाएगा, इस स्कीम के तहत, पीएम के चाय श्रमिक योजना के तहत क्या किया गया, उनको ये स्कीम ऑफर किया गया। नाउ अब है ग्लोबल, ये है जियोलॉजिकल टैग, जीआई टैग इसे कहा जाता है। जीआई टैग तेजपुर लीची वॉज एक्सपोर्टेड टू दुबई। अब क्या है जीआई टैग, होता क्या है, तो जीआई टैग क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर इलाके में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा फेमस है। लेट अज्यूम, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं आपने एक शब्द सुना होगा, ऑरेंज इज़ वेरी फेमस फ्रॉम नागपुर। नागपुर के संतरे बहुत फेमस होते हैं, तो क्या हुआ, उसको बोलते हैं जीआई टैग मिल दिया।
ग्लोबल इंडिकेटर टैग, उसे इंडिकेशन टैग उसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये टैग से क्या होता है, एक बड़ा फेमस है कंधमाल। कंधमाल उड़ीसा में जगह का नाम है, वहाँ की जो टर्मरिक है, वहाँ की जो हल्दी है ना, वो कंधमाल टर्मरिक, वो बहुत फेमस है। वैसे मुजफ्फरपुर बिहार में लीची का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीची शायद इंडिया में हो रहा है, और वो लीची जो है ना बहुत फेमस है। तो वैसे जीआई तेजपुर की जो लीची है, अब पहली बार क्या किया गया, उसको गल्फ कंट्री में, उसके बाद आपने सुना होगा मखाना, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉक्सनट, वो मखाना जो है वो बिहार में, तो उसका भी क्या किया गया, जीआई टैग दे दिया गया। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स में। अब अपॉइंटमेंट अवार्ड जो है क्या हुआ, सुको इसाकोवा वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन वुमेन इन इंडिया। यूनाइटेड नेशन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें इनका अपॉइंटमेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, भारती राजा वेटरन तमिल फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर पद्मश्री, इनकी जब डेथ हो गई 2026 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ना बेटा अगला पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में, तो ये अभी मैंने आपको बोला कि फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टर्मिनल 1 नई मुंबई में 12 फुट की एक शानदार मूर्ति, और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इजराइल में भी एक मूर्ति स्टैब्लिश की गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, और एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मूर्ति जो है लद्दाख में स्टैब्लिश की गई, और उसके बाद जो है भगवान ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू जो है इट वॉज इंस्टॉल इन टर्मिनल 1 ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एज वी नो कि ही वॉज अ मराठा रूलर, और ही वॉज अ मेन रीजन बिहाइंड द डिफीट ऑफ मुगल अंपायर। मुगल अंपायर को डिसइंटीग्रेट करने में, डिफीट करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मराठा अंपायर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मराठा का मतलब है एंटायर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, और गुजरात से लेकर ईस्ट में बंगाल तक मराठा अंपायर एक टाइम ऐसा फैल गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ तमिलनाडु लॉन्च द सिंगम स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये एक टास्क फोर्स है वुमेन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। यहाँ पे तमिलनाडु ने क्या किया, सिंगम स्पेशल टास्क फोर्स, ताकि वुमेन और चिल्ड्रन की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे ये स्कीम लॉन्च किया गया। नाउ अब क्या, अमित शाह लॉन्च द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू डिजिटली रजिस्टर्ड एंड मॉनिटर ऑल क्रॉस बॉर्डर एंट्रेंस इनटू इंडिया। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि अमित शाह जो है होम मिनिस्टर, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंटरनेशनल बाउंड्री और इंडिया के जो टेरिटरी है उसको, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप्स उन्होंने उठाया, और ये बोला कि इंटरनेशनल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर का जितना भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको सफाई करो फटाफट, और जितने भी इलीगल पर्सन जो हैं उसका उन्होंने 3 वर्ड यूज किया, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, आप लोग देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में, असम में, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट कंटिन्यूसली चल रही है। नाउ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर मैंने बता ही दिया। अब जो है इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट 2026 वॉज हेल्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश में ही हुआ। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब ये क्वेश्चंस आप देखोगे, ये क्वेश्चंस आप देखोगे, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे ना क्वेश्चंस आए बेटा। तो अब देखो क्या है कि विच कंट्री डज फ्रेंच ओपन 2026 सिंगल चैंपियन मीरा एंद्रेवा रिप्रेजेंट, वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी? तो आंसर इसका होगा रशिया। स्विट्जरलैंड, रशिया, सर्बिया एंड चेक रिपब्लिक, तो आंसर क्या होगा? रशिया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑफ विच ऑफ द टॉप कोर्ट, किस कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन? ये है ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट एंड कारपेट कोर्ट। कारपेट कोर्ट होता नहीं है, अभी मैंने सारे कोर्ट लिख दिए थे, तो आप बोलेंगे इसको क्ले कोर्ट में बोलेंगे। हु डिड मीरा एंद्रेवा डिफीट इन द फाइनल ऑफ फ्रेंच ओपन, किसको हराया? तो इसमें है, ये ऑप्शंस हैं, तो है माजा चावलानिस्का, इनको ये डिफीट किया। अब है अलेक्जेंड्रा जेरेव वॉन द फ्रेंच ओपन। तो ये ना मैंने क्या किया, ये सारे एक क्वेश्चंस बनाए कि ये दीज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है ना, ये आपके से कैसे पुट किया जाएगा। अब देखोगे अलेक्जेंड्रा जेरेव वॉन द फ्रेंच ओपन 2026 मेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग विच प्लेयर, किस प्लेयर को उन्होंने डिफीट किया? ये है फ्लेवियो कोबेली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि रोनाल्ड गैरोस, अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले समझाया था कि विन विच सिटी एंड कंट्री इज द रोनाल्ड गैरोस फ्रेंच ओपन टेनिस। ध्यान रखना, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे होता है बेटा? ये है मेलबर्न में, ठीक है, मेलबर्न में होता है ये, ठीक है, मेलबर्न में हो रहा है। दूसरा है बेटा, और यहां का जो कोर्ट है ना, उस कोर्ट को बोलते हैं हार्ड कोर्ट।
क्या बोलते हैं बेटा, हार्ड कोट, क्योंकि वहाँ पे ठंड के महीने में होती है, जनवरी में वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं मंथ भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेलबर्न में होता है और ये जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है यहाँ पे मैच, ठीक है। और दूसरा है बेटा, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, दूसरा जो है ये है फ्रेंच ओपन, और ये फ्रेंच ओपन जो है ना ये होता है पेरिस में, ठीक है। और इसका जो कोर्ट है ना, कोर्ट जो है वो कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट है, और उस पर लाल बजरी, रेड सैंड उसको स्प्रेड कर देते हैं, क्ले कोर्ट भी इसको बोल सकते हैं। थर्ड जो है बेटा, और ये किस मंथ में होता है, ये मई अप्रैल और मई के मंथ में होता है, मई अब बोलते हैं अप्रैल और मई के मंथ में होता है। नाउ थर्ड जो है बेटा वो है विंबलडन, बड़ा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, विंबलडन। अब ये विंबलडन जो है ना ये कहाँ हो रहा है, लंदन में होता है। अब ये किस महीने में होगा, जुलाई में होता है। अब जुलाई में हो रहा है तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे का जो कोट है उसको बोलते हैं ग्रास कोट, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, ग्रास कोट इसे कहते हैं। और फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड यूएस ओपन। यूएस ओपन कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है। अब न्यूयॉर्क में जो हो रहा है ना ये यूएस ओपन, तो यहाँ की जो कोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और ये किस मंथ होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो रहा है। और यहाँ का जो कोर्ट है उस कोर्ट को भी हम लोग बोलते हैं क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट इसे कहा जाता है। इस चारों चीज़ों को आप हमेशा याद रखेंगे, ये मैंने आपके सामने ये मेंशन कर दिया, आप लिख लेना इसको, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन विच सिटी एंड कंट्री इज द रोनाल्ड गैरोस, लाल बजरी का मैदान इसे कहते हैं, द वेयर दिस टेनिस टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो मैंने क्या बोला, लंदन इंग्लैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क यूएसए एंड पेरिस फ्रांस। क्या होगा, आंख बंद करके हम बोलेंगे पेरिस में इसको अब बोलेंगे, ठीक है। नाउ आर प्रगनंदा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट इन 2026। कौन सा, तो आप देखोगे नॉर्वे चेस जो है ना उसको जीतने वाले वो पहले इंडियन वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, होम डिड आर प्रगनंदा डिफीट इन नॉर्वे चेस, तो उन्होंने क्या किया, विंसेंट कैमर को उनको डिफीट करके ये मैच जीता। अगला पॉइंट क्या करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया बॉन सैफ, सैफ का मतलब है साउथ एसोसिएशन फुटबॉल जो टीम है, वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 फुटबॉल टाइटल वाज डिफीटिंग विच कंट्री, वो कंट्री का नाम क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या किया, वुमेन्स टीम ने डिफीट किया 3-1 से, आपको अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था। उसके बाद है इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम बॉन द अंडर 18 यूएस कप 2026 डिफीटिंग। और ध्यान रखना, जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लेना, ये पीडीएफ का लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो होगा ना, मैं नेक्स्ट वीक का या हो सकता है मैं इस मंथ के एंड में ना पूरे मंथ का आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो वीक का भी हो जाएगा, 4 वीक है तो 4 वीक का 4 क्लासेस हो जाएंगे, और फिर मंथ का भी हो जाएगा। उससे क्या होगा जानते हो, उससे आपके जो करंट अफेयर्स है ना, तो अभी तो मैं वीकली पढ़ा रहा हूँ, फिर मंथ में एक वीडियो ऐसा होगा 2 घंटे का या 3 घंटे का ऐसा वीडियो होगा जिसमें पूरे मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको कंपाइल करके मैं एक मंथली करंट अफेयर्स बना दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो आप ड्रॉप ये चैट बॉक्स में अपने मैसेज को ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे भी ये पता चलेगा कि मुझे आप लोग फीडबैक देंगे, ताकि मुझे और क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट, व्हाट शुड आई इंप्रूव इन ड्यूरिंग दी करंट अफेयर्स क्लासेस, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, विच ड्राइवर बॉन फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्री रेसिंग 2000। और ध्यान रखना ये ग्रैंड प्री इंडिया में भी है, नोएडा में, ठीक है, इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट, ग्रेटर नोएडा में है इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट, उसका है किम एनाटोली। उन्होंने क्या किया, लुइस हैमिल्टन को मैच में हरा दिया। इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर विक्ट्री अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने क्या किया, इनिंग और 300 मैच रन से उसको डिफीट किया। हाउ मेनी रन्स डिड इंडिया स्कोर इन द टेस्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान बिफोर द डिक्लेयरिंग, तो कितना किया बेटा, वो है 564, 8 विकेट पर उन्होंने क्या किया इस मैच को। उसके बाद है निशा शशि कुमार हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट वाया साउथ कॉल रूट बिलोंग्स टू दी विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो मैंने बोला 15-16 साल की लड़की, ये सी बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन, वो तमिलनाडु से वो बिलोंग करती है, ठीक है बेटा। एट द विच एज वैभव सूर्यवंशी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 15 ईयर 71 डेज, नाउ ही ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका एंट्री हो गया है। वैभव सूर्यवंशी बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर सेलेक्टेड फॉर द इंडियन नेशनल क्रिकेट स्क्वाड, और वो 15 साल 71 डेज 15 ईयर 71 डेज के एज में, और इससे पहले थे सचिन तेंदुलकर, ध्यान रखेंगे।
द वर्ल्ड फर्स्ट योगासना ये कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ। 26 वॉज ऑर्गेनाइज विच ऑफ द इंडियन सिटी? अहमदाबाद में क्या किया गया बेटा? इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन द फर्स्ट वर्ल्ड योगा आसना चैंपियनशिप 2026? तो वो है 114 मेडल्स वो जीते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैं क्लैट के लिए, अगर आप कहेंगे क्लैट, स्पेशली क्लैट और सीयूटी के लिए स्पेशल में करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस जो है ना, लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, उनको अगर आप लोग सजेशन दोगे तो मैं वो भी आपके सामने लाऊंगा और उस पर मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसा बोल सकते, कमेंट करेंगे ताकि मैं फिर डेटा तैयार करके आपके सामने मैं लाऊंगा, ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जसपाल राणा, एज यू नो मनु भाकर के कोच थे, ही हिमसेल्फ एज अ शूटर। 12 जून 2026 को इनकी डेथ हो जाती है और वो शूटर थे, बहुत जबरदस्त प्लेयर थे और ही हिमसेल्फ वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक में खुद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उन्होंने क्या किया, मनु भाकर को, क्वेश्चन क्या है, जसपाल राणा इज क्रेडिटेड विद कोचिंग विद ओलंपिक मेडलिस्ट इन द शूटर, तो मनु भाकर को उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग दिया। ठीक है, ही वॉज अ कोच ऑफ मनु भाकर। नाउ बेटा, सृष्टिकरण अचीव व्हाट रैंकिंग इन द इंटरनेशनल टेनिस अंडर 13 कैटेगरी? वर्ल्ड नंबर 1 जो इंडिया का प्लेयर है। अगला पॉइंट है, वेस्ट बंगाल बिकम विच ऑफ द नंबर स्टेट ज्वाइन द आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना? तो इसका आंसर था 36, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। विच सिटी ऑफ आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य? तो ये 2018 में लॉन्च किया गया। कहाँ से? रांची, झारखंड की कैपिटल है, रांची में इसको शुरू किया गया। और इसमें क्या किया गया कि 5 लाख रुपीस तक जितने भी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस उनको दिया गया। नाउ बेटा, अंडर द प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाख रुपए दी जा रही है? वो 5 लाख रुपीस का एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, नाउ पीएम मोदी कंप्लीटेड हाउ मेनी डेज? क्या पंडित नेहरू को उन्होंने डिफीट किया? ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूसली इलेक्टेड पीएम ऑन 10 जून 2026, तो यह है 4399 डेज। पंडित नेहरू वॉज, मैंने याद करना, पंडित नेहरू वॉज सेलेक्टेड कम इलेक्टेड, पहले उनका सिलेक्शन हुआ, बाद में उनका इलेक्शन हुआ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बात पे क्वेश्चन रेज करते हैं, पीएम का क्रिटिसाइज करते हैं कि पीएम नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आलोचना क्रिटिसाइज करते हैं, बट जो हुआ सो हुआ, वो हिस्ट्री का पार्ट है, हमें उस पर डिबेट ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, विच कंट्री साइन ए क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट एग्रीमेंट विद द इंडिया रिसेंटली किसने किया बेटा? मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू द इकोनॉमिक चैनल, नेपाल में भी अब यूपीआई चलना शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च बाय सीएम ऑफ यूपी, एमएक्स एक्सपेंडिंग व्हाट इन द रूरल यूपी? क्या हुआ? रोड कनेक्टिविटी, सोलर पावर, डिजिटल इंटरनेट। तो डिजिटल इंटरनेट जो है उसकी कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अच्छा, फिर है हु लॉन्च द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू डिजिटली रिकॉर्डेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट? तो हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने इस स्कीम को ये लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द भव्य भारत औद्योगिक विकास पोर्टल, इसका इनोवेशन किसने किया? जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। अब है स्त्री राइट इनिशिएटिव, मैंने बोला तेलंगाना में क्या हुआ कि फीमेल के राइड के लिए वुमेन सेफ्टी इन राइड शेयरिंग वाज लॉन्च बाय द विच स्टेट? तेलंगाना, स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि तेलंगाना का जो सीएम है उनका नाम क्या है और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ और फिर मैंने एक चीज़ और बोला था, प्रियदर्शनी एक्चुअल में किसका नाम था? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि प्रियदर्शनी योजना प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विसेज। तो व्हाट वाज द एक्चुअल नेम, विच ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी जिनका एक्चुअल नेम है प्रियदर्शनी? ठीक है, और प्रियदर्शनी जो है, और ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनी है, नाम याद रख लेना और उनका नाम आप चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट टू बी इंटीग्रेटेड अंडर द इजी कनेक्ट मॉडल फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट एक्सेस? तो वाराणसी से क्या किया गया? इंटरनेशनल फ्लाइट एक्सेस जो है वो स्टार्ट किया गया। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पहले पढ़ा रखा है। नाउ हाउ मेनी आर्टिस्ट वर ऑनर्ड एट द यूपी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2021-24 इन द लखनऊ? तो इसका आंसर होगा बेटा 51 कंट्री जो आर्टिस्ट हैं उनको अवार्ड दिया गया। नो बेटा, अगला पॉइंट जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो है द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजनल 2 कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड किया गया? ये हरियाणा में इसका ऑर्गेनाइज किया गया। एंड
ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है बेटा। नाउ हु इनॉग्रेटेड CPA इंडियाज रीजन 2 कॉन्फ्रेंस इन द चंडीगढ़? ओम बिरला जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसका इनॉग्रेशन किसने किया? ओम बिरला। और ओम बिरला इज करेंटली स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो लोकसभा के स्पीकर भी हैं। तो वो कौन से, अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वो कौन से स्पीकर हैं? 17th, 18th, 19, 20, जो भी 16, 17, 18, 19। तो ध्यान रखना प्रीवियस लोकसभा में भी ही वाज द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड करंट लोकसभा स्पीकर भी वही हैं। तो 17th और 18th जो है वो आप इसका आंसर मारेंगे। उसके बाद एक और आया बेटा ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप में क्या हुआ कि जितने भी सिटीजन्स हैं जो किसी न किसी तरीके से बचपना, छोटे एज में या किसी एज में वो अपने फैमिली से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, उस फैमिली, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन मिलाप। इट वाज स्टार्टेड बाय गुजरात पुलिस और 1400 फैमिली को क्या किया गया, इस स्कीम के तहत उनके फैमिली मेंबर से मिलाया गया। नाउ द इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट 2026 वाज हेल्ड इन इंडियन सिटी। किस इंडियन सिटी में इसको हेल्ड किया गया? तो ये है बेटा कहाँ? इंदौर में इसका ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और बोला कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था, वो ऑफर दिया भारतीय गवर्नमेंट को कि सर क्यों ना, व्हाई नॉट वी शुड मेक ए Su-35 MKI 5th जनरेशन फाइटर प्लेन हम बनाए ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है बेटा, आप Su-57 का जो अप्रोक्स जो स्पीड क्या है वो है 2200 किलोमीटर। और ऐसे ना लगभग मैंने जो क्वेश्चन देखोगे ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आप अपने आप कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आप प्लीज़, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन आप करके मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप करना कि अपने फीडबैक कि सर ये इतने क्वेश्चंस मैंने अपनी मर्जी से कर लिए हैं, ताकि मुझे जब आगे क्लास पढ़ाना पड़े ना, ध्यान रखना क्वेश्चन सारे मैंने अपने आप तैयार किए हैं आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अराउंड जो है ना, आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके वीकली करंट अफेयर से ही निकल कर आया और आपके लिए बेटा बहुत बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो इस क्लास को आज मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और जितने भी ये प्रैक्टिस सेट हैं प्लीज़ आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर करें। ठीक है। तो उसके बाद अगले क्लास में फिर मैं आपसे मिलता हूं और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक पे जीएस में, आप मेरे से इस चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, अच्छे से मन से पढ़िए। धन्यवाद। और ध्यान रखना एक्सपेंशन पाथवे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करना ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट्स। देखो कंसर्न ये है ना, कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से आते हैं और मैं हमारी जो टीम है ना पूरी, वो सारे के सारे सीरियस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है। वी आर हेयर फॉर जस्ट प्रोवाइडिंग सीरियस एजुकेशन। आप एक बार हमसे मिलिए और मिलने के बाद हमसे क्लास लो, उसके बाद पता चलेगा कि यार व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग ए क्वालिटेटिव एजुकेशन। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।